बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी पढ़ाने वाली हूँ। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक रचना है, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। यह एक एकांकी है। अब बच्चों, एकांकी किसे कहते हैं? नाटक तो आप जानते ही हैं, आप टीवी में बहुत सारे नाटक देखते हैं। अगर उन नाटकों को हम लिखित रूप में देखें तो वह होता है साहित्य का नाटक, और वह नाटक तो बहुत सारे अंकों का होता है, लेकिन जो एकांकी होता है वह सिर्फ एक ही अंक का होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि नाटक बहुत बड़ा होता है और उसके पार्ट्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं काफ़ी सारे, हर हिस्से को एक अंक कहा जाता है, लेकिन एकांकी में केवल एक ही हिस्सा होता है। तो यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी है और बहुत ही रोचक रचना है। चलिए बच्चों, अब हम यह एकांकी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका शीर्षक देखेंगे। इसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। आप विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में आप मानव शरीर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में एक हड्डी होती है जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो हमारे पीठ पर होती है। वह हमारी गर्दन से लेकर यहाँ नीचे तक होती है। हमारे पूरे शरीर को स्थिर रखने में उसका बहुत योगदान होता है। पूरे शरीर का जो बैलेंस होता है वह रीढ़ की हड्डी पर ही निर्भर करता है। अब बच्चों, यह जो एकांकी है, यह एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें कि एक युवती होती है, एक पुत्री होती है और वह विवाह के योग्य होती है, और उस पुत्री को देखने के लिए वर पक्ष आ रहा होता है। पुत्र और उनका जो पिता है वह उस बच्ची को देखने के लिए आ रहे होते हैं। अब उनकी कितनी खातिरदारी होती है, कितनी तैयारियां होती हैं, यह सब इस पाठ में बताया गया है। और उसके बाद में लड़की की किस तरह से नुमाइश करने का प्रयास करते हैं माता पिता, कैसे ही बताते हैं कि हमारी पुत्री में बहुत सारे गुण हैं। चाहे लड़का स्वयं बहुत ही खराब है, लड़के में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन उसको लड़की सर्वगुण संपन्न चाहिए होती है, और समाज यह भी चाहता है कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती हैं तो वो आराम से घर के कामों में मग्न रहती हैं। और वर पक्ष जब लड़की को देखने के लिए आता है तो वह यह भी चाहता है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। तो यह जो पूरा पाठ है ये स्त्रियों की शिक्षा से, स्त्रियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा जैसे कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का होता है वैसा ही था। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं, यानी कि वे युवावस्था से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी अवस्था 50-60 वर्ष की है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। वे एक तख्त को, या फिर जिसे हम अंग्रेजी में सिंगल बेड कहते हैं, उसे लेकर के आ रहे हैं। एक हिस्सा एक तरफ से उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से उन्होंने पकड़ा हुआ है। बाबू, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? यानी कि इसे बिछाने के लिए ही तो लाए हैं, तो इसका और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचाता क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है कि यह जो इतनी दूर से इसे लेकर आ रहे हैं, तख्त को बिछाने के लिए ही तो लेकर आ रहे हैं, और इतना पसीना बहाया है, इतनी मेहनत की है, वह किस काम के लिए की है? नौकर तख्त बिछाता है, ही। अब नौकर उनकी बात पर हंस जाता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलसे होते हैं बच्चों धातु से बने हुए, पीतल के, तांबे के, बड़े बड़े के जैसे होते हैं। तो वह कह रहे हैं कि मैं तो लोटों की तरह कलसों से नहाया करता था जिस समय मैं जवान था। यह तख्त क्या चीज़ है? और तू समझ रहा है कि मैं इस तख्त को नहीं उठा सकता? यह क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। और सुन, बहू जी यानी कि उनकी पत्नी से दरी मांग करके लिया। इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो यहाँ हमने पहले ही दृश्य में देखा कि एक परिवार में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही है। कमरे को सजाया जा रहा है, नई धुली चद्दर बिछाई जा रही है। क्योंकि इस परिवार में इनकी पुत्री को देखने के लिए वर पक्ष से कुछ लोग आ रहे हैं।
नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अचानक घर की जो मालकिन होती है यानी कि उनकी जो पत्नी होती है प्रेमा, वह वहाँ पर आती है। गंदुमी रंग, उसका रंग गेहुआ होता है और छोटा कद, और उसका जो कद होता है वह थोड़ा सा छोटा होता है। चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। वह भी कामों में भी बहुत व्यस्त है। जिस तरह से उसके पति कमरे को सजाने में व्यस्त है, उसी तरह से वह मेहमानों के लिए अलग अलग व्यंजन बनाने में व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। भीगी बिल्ली कहा जाता है बच्चों डरा डरा सा। तो मालकिन के पीछे पीछे नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब राम स्वरूप। बाबू साहब का अब हमको नाम पता चला, उनका नाम है राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो प्रेमा कहती है अरे इस वक्त आप धोती क्यों मांग रहे हैं। धोती क्या होती है बच्चों, धोती कुर्ता पहनते हैं ना गांव के लोग। पहले शहरों में भी धोती कुर्ता पहना जाता था, यह हमारा सांस्कृतिक परिधान है। आजकल लोग पैंट शर्ट, पैंट बुशर्ट और टी शर्ट पहनने लगे हैं। तो प्रेमा कहती है कि इस वक्त आपने धोती क्यों मांगी है। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम स्वरूप जी कहते हैं धोती, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो कहते हैं धोती, मैंने कब मांगी धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। वे बार बार चौंकते हैं कि भला मैंने कब धोती मांगी। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है। रतन उनका नौकर है जो थोड़ा सा कम सुनता है। तो प्रेमा कहती है कि रतन यही तो कह रहा था कि आपने धोती मांगी है। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डॉट लगी है क्या। डॉट क्या होती है बच्चों, बोतलों में एक लकड़ी का जो कॉर्क होता है उसे डॉट कहा जाता है। तो अब राम स्वरूप जी को बहुत गुस्सा आता है। तेरे कानों में डॉट लगी है क्या, तेरे कान खराब हो गए हैं क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। इन्होंने तो धुली हुई चद्दर मंगाई थी जो धोबी के यहाँ से आई थी। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। क्योंकि रतन ने क्या मांगा, उसने धोती मांगी। तो इसके कारण ऐसा हुआ कि दोनों पति पत्नी परेशान हो गए। अब प्रेमा कहती है अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी, और दरी कहाँ से लाऊं। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वहीं पड़ी तो है। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। यहाँ पर बीबी जी वे कह रहे हैं अपनी पुत्री को। तो पुत्री के कमरे से इन्होंने हारमोनियम और सितार उठाकर लाने के लिए कहा। तो रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के कमरे को सजाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। वह कहती है पर वह तो अभी भी नाराज पड़ी हुई है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। राम स्वरूप कहते हैं वह मुंह फुलाए पड़ी है और तुम किस मर्ज की दवा हो, यानी कि तुम क्या करोगी फिर जब तुम उसको खुश नहीं कर सकती। तो आप किस मर्ज की दवा हो, किस बीमारी की दवा हो, आपका काम क्या है। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं कि जैसे तैसे करके तो वे लोग घर आने के लिए तैयार हुए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब तुम इतनी बेवकूफ़ी कर रही हो, अगर मैंने इतनी मेहनत की है, उन लोगों को घर पर बुलाया है, अगर हमारी बेटी का अच्छा रिश्ता तय हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से सब कुछ खराब हो सकता है। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। जतन का अर्थ होता है बच्चों प्रयत्न। प्रेमा ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को मनाने की। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की जो पुत्री है वह काफ़ी पढ़ी लिखी है। मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा, जो कि खुद स्वयं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वह कहती है मुझे तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल बिल्कुल समझ में नहीं आते। अपना जमाना अच्छा था, अपना का
का अर्थ है यहाँ पर प्रेमा का स्वयं का जमाना। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। प्रेमा कह रही है कि आ ई सीख ली, गिनती सीख ली और बहुत कुछ हुआ तो स्त्री सुबोधनी, जो कि उस जमाने में एक पुस्तक आया करती थी और सभी स्त्रियों को पढ़ाई जाती थी, वह पढ़ ली तो काफ़ी हुआ, यानी कि पर्याप्त होता था महिलाओं के लिए। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। वह कहती है कि हमने जो पढ़ाई की थी, हमने जो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, इतना ज्ञान था जितना कि आज की BA और MA की पढ़ाई से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं और आजकल के बच्चों के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी कि लक्षण ही अलग तरह के हैं, क्योंकि इनका मानना यह था कि हम जैसे थे वैसे हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं, हम तो माँ बाप की सारी बातें मान लिया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की सारी बातें कान बंद करके, आँख बंद करके नहीं मानते हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। बच्चों, ग्रामोफोन बाजा क्या होता है? ग्रामोफोन बाजा जैसे अपने घर में टेप रिकॉर्डर होता है, संगीत सुनने के लिए म्यूज़िक सिस्टम होता है, उसी तरह से ग्रामोफोन बाजा पुराने ज़माने में हुआ करता था, जिसमें कि रिकॉर्ड लगा दिया जाता था और वह चलता रहता था, उसमें से हमें संगीत सुनने को मिलता था। तो प्रेमा कहती है क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ जो एक मशीन होती है, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, उसे एक बार आप ऑन कर दो और एक बार उसको ऑफ कर दो, जब इच्छा हो तब रोक सकते हैं। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, यहाँ पर वे व्यंग कर रहे हैं, किसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं? अपनी पत्नी के ऊपर, क्योंकि वे लगातार बोलती जाती हैं, एक बार शुरू करती हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। समझ में आ गया आपको? प्रेमा, हटो भी, तुम्हें तो ठठोली ही सूझती रहती है। तो वो कहती है हटो, अब इस समय भी तुम्हें ठठोली यानी कि मजाक सूझ रहा है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, कि अपनी उमा को सही रास्ता दिखाते, यह तो नहीं कर रहे हैं। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। अब देखो, लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की कितनी चिंता होती है कि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जो लड़के वाले देखने आए हैं उनको सुंदर दिखे, इसके लिए वो कितने प्रयास करते हैं। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। तो प्रेमा ने उमा से कहा कि थोड़ा तैयार हो जाओ, थोड़ा सज लो, पाउडर लगा लो, लेकिन यह सुनकर वह नाराज़ हो गई, क्योंकि उसे इस तरह से बनना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी सजावटी वस्तुओं की तरह नुमाइश की जाए। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। बाज आना यानी कि परेशान हो जाना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो वे कह रहे हैं पता नहीं इससे, इन सौंदर्य प्रसाधनों से इतनी नफरत क्यों है। आजकल की लड़कियां तो खूब सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, यानी कि 8वीं 10वीं कक्षा पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो यानी कि लड़की को कम पढ़ाते तो वह अपने हाथ में रहती। ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार होता है कि बच्चे शिक्षा पा करके अपने मन की मर्जी करने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। शिक्षा तो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। रामस्वरूप, बात काटकर चुप चुप दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। अब रामस्वरूप जी को एकदम से एहसास होता है कि प्रेमा इतनी जोर जोर से बोल रही है कि बाहर भी उसकी आवाज़ जा सकती है, इसलिए वे एकदम से सावधान हो जाते हैं।
कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, कि उन लोगों के सामने किसी और तरीके से बात होगी, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। यानी कि मैंने तुम्हें कहा था कि यह बात नहीं बतानी है और तुम तो अभी से सारी बात बताए जा रही हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी, तुम पहले ही यह बातें खोल करके बैठ रही हो और जब वे लोग आ जाएंगे तो तुम पता नहीं क्या करोगी। तो देखो बच्चों माँ बाप कितने चिंतित हैं। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। वे कहते हैं जैसे भी हो उमा को तैयार कर लो, सिर्फ इसके लिए तैयार कर लो कि वह लड़के वालों के सामने आ जाए। ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, यानी कि वो तो वैसे ही सुंदर लगती है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना, तुमने खाना वाना तो नाश्ता वाश्ता तो बना लिया ना सारा। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो ज़रा उधर से। तो यानी कि पूरी तैयारी हो गई है, बस लड़के वालों का आना शेष रह गया है। कमरा साफ कर लिया गया है, नाश्ता बना लिया गया है और जितने भी वाद्य यंत्र बच्ची को बजाने आते हैं वे सब भी वहाँ पर ला करके रख दिए गए हैं। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। यानी कि सारी तैयारी है, केवल एक चीज़ रह गई है, मक्खन। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? मक्खन नहीं आना बच्चों, यहाँ पर एकदम से मक्खन जो शब्द है उस पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि हम लोग मक्खन लगाना शब्द जो होता है उसका अर्थ चापलूसी करने में लेते हैं। तो यहाँ पर लड़के वालों की भी चापलूसी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। अब वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि सारा सामान है लेकिन मक्खन नहीं है, मक्खन तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वे कहते हैं मैंने इतना कोशिश किया कि दफ्तर का चपरासी आ जाए, वो थोड़ा सा सहायता कर दे, लेकिन आजकल तो उनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? प्रेमा कहती है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ज़्यादा काम है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, क्योंकि कमरा तो अच्छी तरह से साफ सुथरा ही है। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम ही पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है केवल 2 व्यक्ति ही उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। तो बापू गोपाल प्रसाद तो लड़के के पिता हैं और दूसरा उनका लड़का है, यानी कि केवल 2 व्यक्ति ही आ रहे हैं। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का अर्थ होता है तरीके से, समझदारी से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, क्योंकि ये लोग, इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है, यानी कि थोड़ा खराब है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि लड़के वाले जो हैं उनके ख्यालात बहुत ज़्यादा दकियानूसी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वे पुराने विचारों के हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। जो लड़के के पिता हैं वे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की सभा में, मीटिंगों में जाते हैं। मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो यहाँ पर बच्चों मुख्य बात आती है कि जो लड़के वाले उमा को देखने आने वाले हैं वे ऐसी लड़की चाहते हैं जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जो उमा है वह तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इसी कारण से उमा के माता पिता परेशान हैं कि हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है। वे नहीं चाहते कि उन लोगों को पता चले कि उमा इतनी पढ़ी लिखी है।
प्रेमा, और लड़का। प्रेमा चौंकती है, और लड़का, क्या वह भी कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता है? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। शेर और सवा शेर यानी कि बाप से भी बढ़कर है लड़का, के पिता जितने दकियानूसी हैं, लड़का उनसे भी अधिक दकियानूसी है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है। उस लड़के ने बीएससी की परीक्षा पास की है, बीएससी की पढ़ाई की है, और उसके बाद लखनऊ में ही, जहाँ पर कि प्रेमा और उसके पति और उनकी बेटी रहती है, यानी कि उन्हीं की शहर में वह बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है, अर्थात वह डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। अब जो लड़का स्वयं डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वह विचारों में ऐसा दकियानूसी हो तो बहुत ही बात अजीब लगती है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। वह कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम यानी कि पढ़ाई का सवाल दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। अब यहाँ पर वे परेशान हैं, वे कह रहे हैं कि इस समय मतलब अपना है, यानी कि स्वार्थ अपना है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से हो जाए जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए हम उनको इतना मक्खन लगा रहे हैं, हम उनकी इतनी चापलूसी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनको सीधी सीधी बातें सुनाता, मैं उन्हें बताता कि पढ़ाई का कितना महत्व होता है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बेटी को भी बहुत पढ़ाया है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। तो रतन कहता है कि कोई आ गए हैं, यानी कि कई बार होता है हम मेहमानों का इंतज़ार करते हैं तो एकदम से आहट होती है तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे वो तो आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। अब रतन जाने लगता है तो वो कहते हैं जल्दी से मक्खन लेकर आ और अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। तो वह प्रेमा से कहते हैं कि तुम उमा को यह कह देना कि वह थोड़ा सा गाना गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब प्रेमा घबरा करके अंदर की तरफ जाती है तो उसकी जो धोती होती है वह रास्ते में एक जगह पर बाजा रखा होता है, उस बाजे में अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा यह नीचे ही रख गया है कमबख्त। कमबख्त यहाँ पर कहा जा रहा है रतन को, क्योंकि रतन ने वह बाजा नीचे ही रख दिया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, तभी उन्हें दरवाजे पर आवाज़ सुनाई देती है। दस्तक यानी कि खट 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 की आवाज़ सुनाई देती है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ 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 हाँ। जैसे बच्चों हम किसी मेहमान को देखते हैं ज़बरदस्ती में जो हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, उसी तरह से रामस्वरूप जी भी उन्हें देख करके ज़बरदस्ती हंस करके उनका स्वागत करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, वे लोग अंदर आते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं, उनकी आंखों से लोक चतुराई यानी कि संसार में जो चतुराई है, जो चालाकी है, वह उनकी आंखों से टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनकी आवाज़ से, उनके चाल ढाल से पता चलता है कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही तेज तर्राट व्यक्ति वे हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोड़ना जो कि बेशर्मी से हंसना होता है, कुछ इस प्रकार का वह लड़का है। आवाज़ पतली है, उसकी आवाज़ पतली जैसे कि लड़कियों की होती है वैसी है, और खिसियाहट भरी, और बीच बीच में वह खिसिया जाता है।
के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वह एकदम शर्मिंदा सा हो जाता है बोलते बोलते, इस तरह का वह लड़का है। झुकी कमर इनकी खासियत है और इनकी विशेषता है कि इनकी कमर झुकी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर जाकर हमें मालूम चलता है कि जो हमने रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ा था उसका अभी तक तो कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वह जो लड़का है उसकी कमर झुकी हुई है, यानी कि वह सीधा नहीं खड़ा हुआ है, उसकी कमर बिल्कुल आगे की तरफ झुकी हुई है, यानी कि वह उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ परेशानी है। तो बच्चों हमने इस एकांकी का पहला भाग पढ़ लिया है। इस भाग में हमने पढ़ा किस तरह से उमा के माता पिता उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं और वे उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, घर को सजा देते हैं। अपनी पुत्री को भी वे ज़्यादा से ज़्यादा गुणी दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो लड़के वाले उसे देखने आ रहे होते हैं वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, वह दूसरी कक्षा में होगा और उसमें हम पढ़ेंगे कि वह लड़का उमा से क्या क्या प्रश्न करता है, जो लड़के के पिताजी हैं वे अपनी होने वाली बहू से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या यह संबंध पक्का होता है या नहीं, उमा का शंकर से विवाह हो पाता है या नहीं हो पाता। तो चलिए बच्चों, मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।